सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। भारतीय के जो ग्रंथ हैं या जो इतिहास की किताबें पुस्तकें जो पहले के जो हमारे रहे हैं उन सब का क्या होता है, यहीं से शुरुआत होता है उनके अनुवाद काम का, ठीक है। अनुवाद कार्य की शुरुआत यहीं से होती है। एक चीज और याद रखना, इसमें कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश थे उनकी रुचि क्यों थी भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करने में, या भारतीय कला और साहित्य को समझने में उनकी रुचि क्यों बढ़ी। तो वो क्यों बढ़ी थी, तो उसका मतलब ये था कि वो भारत पर अपना शासन लंबे समय तक स्थापित रखना चाहते थे, है ना। भारतीयों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। इसीलिए उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया कि हम इनके ग्रंथों का अनुवाद करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तब सही ढंग से हम भारतीयों के मन में अपनी जगह भी बना पाएंगे और भारत पर अपना लंबे समय तक प्रभुत्व भी स्थापित रख सकेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें लगभग जितने लेखक हैं उनके बारे में समझ लेंगे, क्या उनके क्या उद्देश्य रहे हैं, जो हमारे साहित्यों का उन्होंने अध्ययन किया उनका क्या उद्देश्य रहा, क्यों उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। ये सारी चीजें हम देख लेंगे। फिर किसने कौन सी किताब लिखी है, किसने किस किताब का अनुवाद किया है, किसने कौन से संस्था की स्थापना की, उस संस्था का काम क्या था, वगैरह वगैरह सारा चीज हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसको ध्यान रखेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। चलिए तो शुरू करेंगे हम यहाँ से। सर मेंस में तो एशियंट हिस्ट्री है ही नहीं। सर एशियंट हिस्ट्री नहीं है सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में। मेंस में एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, उपनिवेशवादियों के विचार और योगदान। यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और जीवन चरित्रों जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा था। जो शिक्षित भारतीय थे उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने भारतीय इतिहास को किस प्रकार से संभाल के रखा, भारतीय परंपरा को किस प्रकार से संभाल के रखा। तो उन्होंने किस प्रकार से रखा था भाई, महाकाव्य के माध्यम से, हस्तलिखित महाकाव्य के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, जीवन चरित्रों के माध्यम से, जैसे सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित्र जैसी किताबों के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, है ना। इन सब के माध्यम से शिक्षित भारतीयों ने क्या किया, अपने पारंपरिक इतिहास को या अपने परंपराओं को संभाल के रखा था। तथापि प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान, जो खोजबीन शुरू हुई, वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ होता है, ठीक है। प्राचीन भारत का जो इतिहास में खोजबीन होती ना आधुनिक ढंग से, नए तरीके से, उसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होती है। हमने सुना क्या है कि जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वाले एरिया में रेलवे लाइन बिछाई जाने का काम शुरू हुआ था। लेकिन क्या हुआ, वहां पे एक टीले की खुदाई हुई, उसको समतल किया जाने का काम चल ही रहा था कि उसमें से कुछ ऐसी नायाब चीजें दिखी तो वहां की खुदाई को रोक दिया गया, है ना। तब बाद में पता चलता है ये हड़प्पा सभ्यता है भाई, इस तरीके से। तो 1825 के आसपास की बात है वो, ठीक है। ब्रिटेन वालों ने जब यहां शासन कायम किया तब उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। औपनिवेशिक हित में उन्हें इसकी जरूरत महसूस हुई थी। याद रखना किस चीज का, ये जो खोजबीन इन्होंने किया, हमारा इतिहास कैसा था, हम कैसे रहते थे, हमारा समाज कैसे काम करता था, हमारे व्यवसाय क्या थे, काम करने के तरीके क्या थे, हम जीवन यापन कैसे चलाते थे, इन सब चीजों को समझने में अंग्रेजों को महारत हासिल करना था, अध्ययन करना था इन सब चीजों के लिए। तभी वो हमारी भावनाओं को भी समझ सकते, हमारे विचारों को भी समझ सकते, तभी वो अपना शासन लंबे समय तक स्थापित कर सकते थे। भाई मान लीजिए कि आप के अनुसार हम ना काम करेंगे तो हम आपकी नजर में कब तक महान बने रहेंगे। बहुत जल्द आप हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं, हमारे खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, है ना। वैसे ही अंग्रेजों को भी ये लगा, क्योंकि 1857 की क्रांति उन्होंने देख रखी थी, है ना। ध्यान रखना इसका। 1765 में बंगाल बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, 1765 में आ गया था, बक्सर युद्ध के बाद। तब शासकों को हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव हुआ, ठीक है। 1776 में सबसे अधिक प्रमाणिक माने जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज,
ये हमको याद रखना है। आप लिख सकते हैं 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से, ठीक है, इसको लिख लीजिए। हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य में पंडित लोग, मुसलमानों के दीवानी न्याय कार्य में मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। कैसे समझा जाए? हिंदुओं का दीवानी काम क्या है, दीवानी न्याय का काम क्या है, मुसलमानों का दीवानी का न्याय वाला काम क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा? इन्होंने क्या किया, जज साहब के साथ एक पंडित और एक मौलवी साहब दोनों को बैठा दिए, उनको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, उसको लिख लिया ना। प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास शुरू हुआ, जो व्यापक रूप से 18वीं सदी तक चलता रहा। इसी के परिणाम स्वरूप 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, लिख लो चाहे तो, 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ब्रैकेट में कलकत्ता स्थापना हुई, ठीक है। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी भाई। ये कौन है? सिविल सर्वेंट हैं। इन्होंने और क्या किया है? इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का 1789 में अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। ओके, ठीक है ना? ठीक। जबकि हिंदुओं के परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद, लिख लीजिए, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 विल्किंस, ठीक है। 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, लिख लीजिएगा 1823। सर विल्किंस विलियम जोन्स को ही बोला जाता है। नहीं, विलियम जोन्स अलग है, विल्किंस अलग है। चलिए, विलियम जोन्स ने प्रतिपादित किया कि यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ही मिलती हैं, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है और नॉर्मल समझ के रखना है। इस तथ्य की खोज ने जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि यूरोपीय देशों में भारतीय विद्या के अध्ययन में गहरी रुचि जगा दी, ठीक है। किसने जगाई? ये जो बोल दिया गया कि संस्कृत और ईरानी भाषाएं क्या हैं, यूरोपीय भाषा से बहुत ज्यादा, यूरोपीय भाषा के करीब में है, इस चीज ने, ठीक है, तो ध्यान रखना। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड और कई अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य पद स्थापित हुए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, आप ये लिख सकते हैं। सर पूर्वार्ध क्या होता है? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का मतलब है 19वीं शताब्दी के पहले और लगभग आधी शताब्दी, मतलब 50 साल, मतलब 19वीं शताब्दी का पहले का मतलब 1850 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, ठीक है, 18वीं शताब्दी और 1750 के बाद की बात है, ठीक है। ठीक है, भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा दिया जर्मनी के सपूत हैं एफ मैक्स मूलर, इनका नाम लिख लो, जिनका ज्यादातर जीवन इंग्लैंड में बीता। 57 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी थी। ठीक है, उन्हें महसूस हो गया कि जिन विदेशी लोगों पर उन्हें शासन करना, उनके रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। मतलब गहन अध्ययन क्यों करना है ब्रिटिशों को, यूरोपीय वासियों को गहन अध्ययन इसलिए करना है क्योंकि उन्हें शासन चलाना है। याद रखना इस बात को।
इसी तरह से क्रिश्चियन मिशनों के धर्म प्रचारकों ने भी हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा। ठीक है, उन्होंने इसलिए इंटरेस्ट नहीं लिया था कि उनको आगे बढ़ाना था हमें, वो इसलिए इंटरेस्ट लिए कि कम से कम इनकी कमजोरी तो पता चले, इनकी कमजोरी क्या है। फिर उसी कमजोरी को ही हम जब पकड़ लेंगे तो कमजोरी पर प्रहार करके हम अपना धर्म प्रचार करेंगे, ताकि वो क्या कर सके, धर्म परिवर्तन करा सकें। ठीक है ना, इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सकें। तो दो चीजें हमें याद हो गई, उन्हें हमारे रीति रिवाज सामाजिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन क्यों करना था, क्योंकि उन्हें हम पर शासन स्थापित करना था। दूसरी चीज, उन्हें गहन अध्ययन इसलिए भी करना था ताकि वो अपना धर्म प्रचार करा सके, सॉरी, धर्म में व्याप्त दुर्बलताओं को समझ सके, हिंदू धर्म में व्याप्त दुर्बलताओं को समझ सके। इसके साथ साथ वो धर्म परिवर्तन कराकर ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूती प्रदान कर सके। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल मात्रा में धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। आप ये लिख सकते हैं, मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। ठीक है, यह अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में, ब्रैकेट में लिख लेना, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज, पचास खंड हैं, कई खंडों में कई भाग हैं, ये सब प्रकाशित हुए। यद्यपि सीरीज में कुछ चीनी ईरानी ग्रंथ भी शामिल किए गए, लेकिन वास्तव में प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ ही इसमें प्रमुख रहे। अब एक चीज और लिख लो इसमें, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज आपने जो लिखा ना, ब्रैकेट में लिख लो, चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल थे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और प्रश्न में अगर पेपर में ऑप्शन दे दिया गया तो आप सोचेंगे नहीं ये तो भारतीय धर्म ग्रंथ के बारे में था, तो हम ऐसे क्यों कैसे कर दें, तो ये तो गलत हो गया है ना। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना, चीनी और ईरानी ग्रंथ भी इसमें शामिल थे। चलें आगे, लिख लिया ना? यस सर। किसी का छूटा तो नहीं क्या? ठीक है, चलो ज्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा लिख लिया जाएगा। ठीक है, उपरोक्त अनुवादों की प्रस्तावना में और उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास और समाज के स्वरूप के बारे में कई सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए। उन सबने जो हमारे प्राचीन साहित्यों का अध्ययन किया ना, उन्होंने कई सारे उस पर फिर निष्कर्ष भी निकाले। तो निष्कर्ष क्या थे इनके, नॉर्मल समझेंगे। उन्होंने क्या कहा कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का विशेषतः काल और तिथि क्रम का बोध नहीं था, इन्होंने ये बात बताई। ठीक है, पहली चीज इन्होंने ये बताया कि इन सबको ना तो काल का ज्ञान था ना तो तिथि क्रम का ज्ञान था। उन्होंने ये भी बताया कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं और वे आध्यात्मिक या पारलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे, मतलब पूजा पाठ करते थे, स्वेच्छाचारी शासन में विलीन रहना पसंद करते थे। ठीक है, स्वेच्छाचारी मतलब कोई एक दूसरे की इच्छा, स्व इच्छा मतलब स्व इच्छा अपनी इच्छा होता ना, अपनी इच्छा। इन्होंने दो चीज बताई, एक तो बताया कि काल और तिथिक्रम का इनको ज्ञान नहीं था, दूसरा इन्होंने बताया कि ये स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे, साथ ही साथ आध्यात्मिक मामलों में या फिर पारलौकिक समस्याओं में डूबे रहते थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यह भी बता दिया कि अहलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे ये लोग। मतलब सर अहलौकिक का मतलब क्या हुआ? धरती पे हम रहते हैं तो इन्होंने इतनी सारी चीजें बताई। फिर उन्होंने क्या कहा, जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी कुचक्र माना इन्होंने। जाति प्रथा थी भारतीय समाज में, वर्ण व्यवस्था थी, ये बहुत बड़ा कुचक्र था सामाजिक भेदभाव का, याद रखना। जाति प्रथा
और वर्ण व्यवस्था क्या है? सामाजिक भेदभाव का कुचक्र है। ओके, दूसरा वो तो ही है, क्या चीज? वर्ण व्यवस्था की है। ओके, तो एक तो चीज हुई कि ये स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं, इनको काल तिथिक्रम का कोई ज्ञान नहीं था, ये आध्यात्मिक पारलौकिक समस्या में डूबे रहते थे, अहलौकिक समस्याओं की चिंता बिल्कुल नहीं थी इनको। भारतीय समाज जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के भेदभाव का भारी कुचक्र में फंसा हुआ था। ये सारी चीजें इन्होंने बताई। भारतवासियों को ना तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था, ना किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव था। इनका ये भी कहना है, ये चीज राष्ट्रीय भावना का एहसास नहीं था इनको, इनका ये मानना है अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का या यूरोपियों का। और ये कहते हैं कि अपने खुद का शासन इनका कुछ नहीं होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वशासन नहीं, स्वेच्छाचारी वाला शासन का आदी था ये लोग। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक लिख लो, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास। प्राचीन भारत का, कैसे बोलेंगे? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट आर्थर स्मिथ डैश करके किताब का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिख लो प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, 1904 भी लिख लेना चाहे तो। ठीक है, उन्होंने ये पुस्तक उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन के आधार पर लिखी थी। इसमें राजनीतिक इतिहास को प्रधानता दी, ये चाहे तो लिख लें, राजनीतिक इतिहास को प्रमुखता दी गई इसमें। ये लगभग 50 साल तक पाठ्य पुस्तक का काम देती रही और आज भी विद्वान लोग इसका उपयोग करते हैं। इतिहास के प्रति स्मिथ की दृष्टि साम्राज्यवादी थी, याद रखना, एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रखने वाले इतिहासकार हैं ये। इंडियन सिविल सर्विस के निष्ठावान सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में विदेशियों की भूमिका को उजागर किया था। ठीक है, उनकी पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। 1/3 हिस्सा ऐसा है इस किताब का, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का 1/3 हिस्सा तो ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिकंदर का वर्णन मिलता है हमको। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया। भारत को क्या कहा गया है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में? स्वेच्छाचारी शासन वाला देश। इसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था, इनका मानना यह था। उन्होंने लिखा था, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों को का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। इनका यह भी मानना है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या क्या चीजें मिल रही इनको? उसमें एक चीज तो मिली कि ये कह रहे हैं स्वेच्छाचारी शासन वाला मामला रहा है। इन्होंने बताया कि अंग्रेजों से पहले इनके यहां कोई एकता का अनुभव ही नहीं हुआ था जीवन में, राजनीतिक एकता का अनुभव इन्होंने कभी किया ही नहीं है। ठीक है ना, ये कुछ चीजें इन्होंने बताई। और एक चीज इन्होंने और बताई है, अब वो ये है कि भारतीय जो थे उनकी जो आदत थी वो एक तानाशाही शासन के रूप में ही अपने आप को ढाल चुके थे। मतलब खुद को क्या ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश शासन को ये क्या बता रहे थे? बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश कर रहे थे कि कल्याण कैसे होगा, ब्रिटिशों के शासन से ही कल्याण होने वाला है। इनकी किताब में 1/3 हिस्सा तो सिर्फ सिकंदर से भरा पड़ा है। ओके, सारांश ये है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना। याद रखना इस बात को, इन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, भारतीयों के चरित्र को, उनकी उपलब्धियों को नीचा दिखाया है बस। विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराया इन्होंने। इनमें कई निष्कर्ष कुछ मान्य भी प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, जैसे चीनियों की तुलना में भारतवासियों ने तिथिक्रम का कोई प्रबल बोध नहीं दिखाया तिथिक्रम का। हालांकि आरंभिक अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का काल निर्देश गौतम बुद्ध की मृत्यु से किया हुआ मिलता है। फिर भी इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष या तो भ्रांति वाला है या फिर अतियुक्तिपूर्ण है। अरे हमको भी पता है ना भाई
कुषाण शासक आए, हिंद यवन शक पहलो कुषाण हमारे यहाँ आए। इसके पहले अंग्रेजों से पहले हमारे यहाँ का इतिहास कितना लंबा चौड़ा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास देखेंगे तो उसका साम्राज्य, उसकी साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा ईरान को टच कर रही थी। भारतीय इतिहास को पहली बार किसी ने राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने का प्रयास किया तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। अंग्रेजों ने जो काम किया इतिहास को बताने का, टूट फूट तरीके से, ऊट पटांग तरीके से, उल्टा गलत सही जो कुछ भी बताने का उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने सिर्फ एक ही इच्छा जताई थी और उनका एक ही उद्देश्य रहा कि भारत पर हमको शासन स्थापित करना है, भारतीयों को नीचा दिखाना है। उन्होंने हमारे साहित्यों का अध्ययन ही इसी उद्देश्य से किया था ताकि हम इन पर शासन अपना सुचारू ढंग से चला सकें, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था इनका। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि शासन भारत पर कौन करेगा, क्योंकि भारतीय तो पहले से स्वच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं। ये सब क्या है कि भूत ब्रह्म में, भूत ऊत में, भूत पिशाच में भरोसा रखने वाले व्यक्ति हैं। आध्यात्मिक जीवन जीते हैं ये लोग, पूजा पाठ करते हैं, इनको अहलौकिक की चिंता ही नहीं, पारलौकिक में डूबे रहते हैं, समस्याओं में डूबे रहते हैं कि स्वर्ग में कौन जाएगा, कौन नरक में जाएगा, कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है, इसमें डूबे रहते थे। ये लोग तानाशाही शासन के आदी हैं। इनके यहां जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये तो सामाजिक भेदभाव का सबसे बड़ा कुचक्र है। समाज में सबका ब्लड जब एक है तो कैसे ये जाति भेद, जातिवाद में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कैसे बटे हुए सब सबके सब, इन सबका ये मानना था। इन्होंने हमारे समाज को, साहित्य का अध्ययन किया और अपने धर्म को प्रचारित करने का प्रयास किया, साथ ही साथ धर्म परिवर्तन करवाए और ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश शासन को मजबूती प्रदान की। ठीक है, इन्होंने क्या बताया हमको, बार बार बताने का प्रयास किया। सभ्य कहां से बनते हैं हम, जब उनका शासन स्थापित हो। उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया कि जब हम शासन स्थापित करेंगे तब इनको हम सभ्य बना देंगे। खुद को सभ्य और हमको बार बार बताने का प्रयास किया था इन लोगों ने। ठीक है, देखिए ये जो मेंस का प्रश्न हो सकता है, मेंस का प्रश्न ऐसा हो सकता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखकों, प्राचीन भारतीय इतिहास का वर्णन विभिन्न लेखकों के मत में भिन्न भिन्न है, स्पष्ट करें। या ब्रिटिश लेखकों या यूरोपीय लेखकों की नजर में प्राचीन भारत का इतिहास तमाम समस्याओं से घिरा हुआ है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ऐसे कुछ भी प्रश्न हो सकते हैं, तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी जितना अभी हमने पढ़ा, तामझाम इनका देखा है ब्रिटिशर्स का। उसके बाद ये जो सारांश अभी हम पढ़ रहे हैं, ये वाला ये हिस्सा, इसको हमें बताना पड़ेगा कि कैसे ये लोग, इन लोगों का प्रमुख उद्देश्य क्या था। इन लोगों ने जो भारतीय इतिहास को इस तरीके से घसीटा है, इस तरीके से इन्होंने नीचा दिखाया है, इन्होंने इस तरीके से खराब बताया है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था इनका, वो क्या करना चाहते थे, इन सबको बताना पड़ेगा आपको। हालांकि आरंभिक अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का काल निर्देश गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु से किया हुआ मिलता है। फिर भी इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष या तो भ्रांत हैं या फिर अत्युक्तिपूर्ण है। ऐसे निष्कर्ष तो ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने की अच्छी प्रचार सामग्री का काम दे सकते थे। भारत में एक क्षत्रिय एक अधिकारी शासन की परंपरा थी, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी उस शासन पद्धति को न्यायोचित ठहराया जिसमें सभी शक्तियां वायसराय के हाथों में रहती थी। ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने हमको बताया कि हम तानाशाही शासन के आदी थे। ये अपना वाला नहीं बता रहे हैं कि जिसमें शासन का सारा ताकत एक ही व्यक्ति में निहित है, और वो कौन है, वायसराय। उसको नहीं बता रहे हैं, ये उसको छुपा रहे हैं, हमारा वाला उजागर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यदि भारत के लोग केवल परलोक की समस्याओं में डूबे रहते थे, याद रखिए ये बात, तो उनके अहलौकिक जीवन की देखभाल ब्रिटिश उपनिवेश अधिकारी लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, ऐसे बताया इन्होंने। वो लोग तो उसमें डूबे रहते हैं, अध्यात्म में मगन रहते हैं, तो यहां इनका जो सब कुछ है वो कौन देखभाल करेगा, उसकी देखभाल हम करेंगे। तो भारतवासी जिन्हें अतीत में स्वशासन का कभी अनुभव ही नहीं रहा, भला वर्तमान काल में अपना शासन आप कैसे कर पाएंगे। ऐसे सभी निष्कर्षों की भीतरी नीयत यही दिखाना था कि भारतवासी अपना शासन आप करने में असमर्थ है। राष्ट्रवादियों की दृष्टि क्या रही है, राष्ट्रवादियों की दृष्टि देखेंगे तो ये सारी बातें भारत के विद्वानों के लिए विशेषकर
उनके लिए जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे भारी चुनौती बनकर आ गए। वे एक और उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत की अतीत की छवि धूमिल किए जाने से चिढ़े हुए थे, तो दूसरी ओर भारत के पतन उन्मुख सामग्री समाज और इंग्लैंड में के फलते फूलते पूंजीवादी समाज के बीच घोर वैषम्य देखकर दुखी भी थे। बहुतेरे विद्वान दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। उनका मिशन क्या था? तो जो भारतीय विद्वान भारतीय इतिहास को समझने का प्रयास किए, उनका क्या था उद्देश्य? भारतीय समाज को सुधारना नहीं, बल्कि क्या करना था कि भारत के प्राचीन इतिहास का इस प्रकार से पुनर्निर्माण करना कि उससे समाज को सुधारने में और इससे भी बढ़कर स्वराज प्राप्त करने में सहारा मिल सके। मतलब जो पढ़ा लिखा भारतीय समाज था, भारतीय तबका था, जिसने भारतीय इतिहास को एक बार फिर से व्याख्यायित करने का जो प्रयास किया भारतीयों ने, उनका यह उद्देश्य नहीं था कि भारतीय समाज में सिर्फ सुधार कर दें। उनका यह भी उद्देश्य था भारतीय समाज में सुधार तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, स्वराज कैसे प्राप्त करना है उस बात पर भी हम सबको गौर करना होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिए। ऐसा करने में अधिकतर इतिहासकार तो हिंदू पुनर्जागरण की लहर में प्रभावित हुए, किंतु ऐसे विद्वानों की भी कमी न थी जो तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रूप अपनाए रहे। इस द्वितीय कोटि में आते हैं राजेंद्र लाल मित्र, जिन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए। इंडो एरियंस नाम की पुस्तक लिखी। ये भैया लिख लो, राजेंद्र लाल मित्र। ठीक है, और ये कौन है? राजेंद्र लाल मित्र की किताब का नाम है इंडो एरियंस। प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी लाल ने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा। एक और है प्रेमी लाल, भी इनका नाम भी लिख लो भाई। एक जबरदस्त पुस्तिका लिखकर सिद्ध किया है कि प्राचीन काल में लोग गोमांस खाते थे। प्रेमी लाल ने बताया, लिखने की जरूरत नहीं कि गोमांस खाते थे कि नहीं खाते थे, लेकिन इनका नाम लिख लेना, अभी बताएंगे किस नाम से होगा इन सबका नाम। प्रेमी लाल। कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आश्रित थी। ये आपको पता होना चाहिए कि जो उस समय की वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी। वर्ण व्यवस्था डैश करके लिख लीजिए, श्रम विभाजन पर आश्रित। ठीक है। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, आरजी भंडारकर नाम सुने होंगे, विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, दो समर्पित महापंडित निकले जिन्होंने देश के सामाजिक राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को इकट्ठा किया। ठीक है, महाराष्ट्र के हैं ये दोनों लोग, आरजी भंडारकर, विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े। ध्यान रखना, आज आरजी भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव तथा अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। आप महान समाज सुधारक थे। आप मतलब आरजी भंडारकर की बात है, समाज सुधारक थे। आपने शोधों से विधवा विवाह का समर्थन भी किया, जाति प्रथा, बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन किया। इन्होंने ये सारे काम किए हैं, याद रखना। स्टेटमेंट के रूप में आपके सामने आ सकता है प्रश्न। क्या प्रश्न आ सकता है कि इन्होंने, ये महाराष्ट्र के एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने अपने शोधों के आधार पर विधवा विवाह का समर्थन ही नहीं किया बल्कि जाति प्रथा और बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन भी किया था। फिर बोला जा सकता है कि इन्होंने सातवाहन के दक्कन के इतिहास के साथ साथ वैष्णव और अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। प्रश्न पूछा जा सकता है उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो उसमें नाम दे दिया जाएगा रामकृष्ण गोपाल भंडारकर या विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े या फिर इनमें से राजेंद्र लाल मित्र या फिर और प्रेमी लाल का नाम दे दिया जाए। तो उसमें सही उत्तर आपका क्या होगा? आरजी भंडारकर नाम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। वी के रजवाड़े, आवाज नहीं जा रही क्या? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो इतना हमको पता होना चाहिए। वी के रजवाड़े विशुद्ध अनुसंधान की धुन में संस्कृत की पांडुलिपियों और मराठा इतिहास के स्रोतों की खोज करते हुए महाराष्ट्र में गांव गांव घूमे और ये स्रोत 22 खंडों में प्रकाशित हुए। उन्होंने लिखा, तो ज्यादा नहीं लिखा था, लेकिन 1926 में उन्होंने मराठी में विवाह प्रथा का जो इतिहास लिखा वो सदा चोटी पर रहेगा क्योंकि वह वैदिक और अन्य शास्त्रों के ठोस आधार पर खड़ा है। ये उन्होंने किया और उसमें भारत में विवाह के विकास के विभिन्न प्रक्रमों को लेखक ने गहरी पैठ के साथ बतलाया है। और कौन है? पांडुरंग वामन काने 1880-1972 तक रहे। संस्कृत के प्रकांड पंडित और समाज सुधारक रहे।
उन्होंने विद्वता की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया। किसने? पांडुरंग वामन काणे ने। उनका विशाल कीर्ति स्तंभ क्या है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। ये पांडुरंग वामन काणे का नाम लिख के भैया, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किताब का नाम लिख लीजिए, जो वर्तमान सदी में 5 खंडों में प्रकाशित हुआ। सामाजिक नियम आचार का विश्वकोश है, ये भी आपको लिख लेना है। सामाजिक नियम आचार का विश्वकोश है। इसके सहारे हम प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय विद्वानों ने राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी और राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन करके सिद्ध किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास है और भारतवासियों को प्रशासन की अच्छी जानकारी थी। ठीक है, इस विषय में श्रेय के अधिकारी हैं पुरालेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ये भी भंडारकर हैं। ओके, अब देखिए देवदत्त जो थे ना, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर कौन थे? ये एक ऐसे लेखक रहे जिन्होंने भारतवासियों के बारे में बताया कि उनको राजनीतिक इतिहास का अच्छा खासा जानकारी था, साथ ही प्रशासन की अच्छी जानकारी रखते थे ये लोग। ठीक है ना, इन्होंने ये चीज बताई और उन्होंने किस पर सीधा फोकस मारा? अशोक पर, साथ ही साथ राजनीतिक संस्थाओं पर उन्होंने अच्छे से फोकस किया। और भी महत्वपूर्ण काम किया हेमचंद्र राय चौधरी ने अपने महाभारत काल से अर्थात ईसा पूर्व 10वीं सदी से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। आप चूंकि यूरोपीय इतिहास के अध्यापक रहे, आप मतलब कौन? हेमचंद्र राय चौधरी। ठीक है, यूरोपीय इतिहास के अध्यापक थे, इसलिए आपने इस पुस्तक में कुछ नए तरीकों, तुलनात्मक दृष्टि को अपनाया। आपने काल विभाजन की समस्या का विवेचन तो नहीं किया, लेकिन आपका प्राचीन भारत का इतिहास ईसा की 6वीं सदी तक आकर समाप्त हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में V.A. स्मिथ के योगदान को सराहते हुए भी राय चौधरी ने उक्त ब्रिटिश विद्वान की कई बातों में आलोचना भी की। स्मिथ की आलोचना की है। आपके लेख त्रुटिहीन विद्वता के द्योतक हैं, किंतु जहां आप अशोक की शांति नीति की आलोचना करते हैं वहां घोर ब्राह्मणवाद का आग्रह प्रकट हो जाता है। ठीक है, हिंदू पुनर्जागरणवाद का इससे भी पुट किया R.C. मजूमदार ने। R.C. मजूमदार जो बहुत लिखने वाले थे, अनेक खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल्स, लिख लो इसको भाई। ठीक है, क्या किताब का नाम है? हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल्स। किसने लिखा है? R.C. मजूमदार ने। प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत पर समुचित ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासविद K.A. नीलकंठ शास्त्री ने भी अपने ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये किताब का नाम, इनका नाम भी लिख लीजिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया किताब का नाम है और लेखक हैं K.A. नीलकंठ शास्त्री। इसी मार्ग का अनुसरण किया, परंतु उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखकर इस त्रुटि का परिमार्जन कर दिया। एक और किताब लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया भी लिखी है। उनकी शैली तो कसी हुई है, पर लेख हैं प्रांजल। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य उसी तरह विश्वसनीय है जिस तरह राय चौधरी के हैं, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत की राज व्यवस्था, समाज के स्वरूप के बारे में अपने जो सामान्य निष्कर्ष दिए, उन पर बहुत से विद्वानों ने शंका की। नीलकंठ शास्त्री ने ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता पर प्रतिपादित की है। इस बात को भी उजागर किया कि पूर्वकालीन भारतीय समाज में अच्छी समरसता थी। उसके नेतृत्व में दक्षिण भारत के राजवंशीय इतिहास पर कई प्रबंध पुस्तकें लिखी गईं। 1960 तक अधिकाधिक भारतीय विद्वान राजनीतिक इतिहास की ओर आकृष्ट रहे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के राजवंशों की ऐतिहासिक गरिमा भी बखानी। जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर इतिहास लिखा, वे भी राष्ट्रीय भावना से क्या रहे? प्रभावित रहे। ठीक है, जहां पर V.A. स्मिथ ने अपने इतिहास में सिकंदर के आक्रमण को लगभग 1/3 स्थान दिया था, V.A. स्मिथ ने दिया था ना, वहीं भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत ही कम स्थान दिया। याद रखना, भारतीय इतिहासकारों ने क्या किया? सिकंदर के आक्रमण को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। प्रत्युत उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस की बातचीत को, भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को सेल्यूकस के हाथ से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुक्त कराने की बात को विशेष महत्व दिया। भारतीय विद्वान बताते हैं कि सिकंदर लड़ाई तो किया था, लेकिन पोरस के साथ बातचीत भी किया उसने। जवाब में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से वो सारे क्षेत्र छुड़वा लिए थे जिस पर सिकंदर ने अपना कब्जा जमा रखा था, जीत गया था। जो के.पी. जायसवाल, A.S. अल्तेकर, इन जैसे विद्वानों ने देश को शकों कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाई। इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि मध्य एशियाई और कुछ अन्य कबीले भारतीय जीवन के अविभाज्य अंग हो गए थे और भारत से संपत्ति लूटकर अपने मूल देश नहीं ले गए। इन्होंने यह भी बता दिया। फिर भी के.पी. जायसवाल का सबसे बड़ा श्रेय यह है कि भारतीय
स्वैरतंत्र, स्वैरतंत्र मतलब तानाशाही की कपोल कल्पना का उन्होंने ही अंत किया। ये बताते हैं ये कि तानाशाही नहीं रही यहाँ पे। 1910-12 के बीच ही उन्होंने कई लेख प्रकाशित करके ये भी सिद्ध किया कि प्राचीन काल में यहाँ गणराज्यों का अस्तित्व था जो अपना शासन खुद चलाते थे। उनके मंतव्य 1924 में हिंदू पॉलिटी किताब है उनकी भैया, 1924 में लिखी है, ये नाम लिख लो, केपी जायसवाल की किताब है। यद्यप जायसवाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने प्राचीन संस्थाओं पर आधुनिक राष्ट्रीय भावना की कलई चढ़ा दी। कलई समझते ना, कलई चढ़ाना, नया कर देना। और उन्होंने गणतंत्रीय प्रशासन का जो स्वरूप प्रस्तुत किया उस पर UN घोषाल सहित बहुत से लेखकों ने आपत्ति भी की। फिर भी गणतांत्रिक प्रयोग की प्रथा के बारे में उनकी मूल धारणा व्यापक रूप से मान ली गई और उनकी अग्रणी कृति हिंदू पॉलिटी संप्रति छठे संस्करण क्लासिक रचना मानी जाती है। हिंदू पॉलिटी क्या है, उनकी क्लासिक रचना है। अराजनैतिक इतिहास की ओर मोड़, ये भी देख ले, निपटा ही देंगे इसको। ब्रिटिश इतिहासकार संस्कृतविद A.L. बैशम ने प्रश्न उठाया कि प्राचीन भारत को आधुनिक दृष्टिकोण से देखना कहां तक उचित है। उनके पिछले लेखों से प्रकट होता है कि कुछ नास्तिक संप्रदायों के भौतिकवादी दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। A.L. बैशम ने भी भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में लिखा भाई। बाद में उन्होंने विचार रखा कि अतीत का अध्ययन औत्सुक्यवश और आनंद के लिए होना चाहिए, है ना। उनकी पुस्तक कौन सी है सर? हाँ। PDF सही से दिख नहीं रहा है, धुंधला दिख रहा है। अब दिखा? सर इसके शब्द अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। औत्सुक्यवश आनंद के लिए होना चाहिए, उनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी एक पुस्तक है A.L. बैशम की, उसका नाम लिख लेना, वंडर दैट वॉज इंडिया। वंडर दैट वॉज इंडिया प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है। ये भी लिख लेना। लेखक का नाम A.L. बैशम, किताब का नाम वंडर दैट वॉज इंडिया। विषय क्या है? प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण। ठीक है ना, लिख लेना इसको। और उन दृष्टि दोषों से रहित है जिनसे V.A. स्मिथ आदि ब्रिटिश लेखकों की कृतियां ग्रस्त हैं, थोड़ा से अच्छे रहे। बैशम की यह पुस्तक राजनीतिक इतिहास की ओर से अराजनीतिक इतिहास की ओर भारी मोड़ दिखलाती है। यह मोड़ D.D. कोसंबी की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये किताब का नाम भी लिख लेना, D.D. कोसंबी की किताब है भाई, नाम लेखक का और किताब का भी। उनके विचार एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन के द्वारा अधिक फैले। एक तो वो किताब है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और दूसरी कौन सी किताब है? एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन, ये भी किताब उन्हीं की है। कौसाम्बी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखाया। वे अपना विवेचन इतिहास की उस भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार करते हैं जो कार्ल मार्क्स के लेखों से निकाली जाती है। आप प्राचीन भारतीय ठीक है, अपना विवेचन इतिहास की उस भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार करते हैं जो कार्ल मार्क्स के लेखों से निकाली जाती है। आप प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र, संस्कृति के इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम आपने ही अपनी पुस्तक में जनजातियों और वर्गों की प्रक्रियाओं की दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास की अवस्थाओं का सर्वेक्षण किया था। तो D.D. कोसंबी कौन है? वो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने, लिख लो चाहे तो, पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने जनजातियों और वर्गों की प्रक्रियाओं की दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास की अवस्थाओं का सर्वेक्षण किया, है ना। आपकी आलोचना? फिर से बोल दीजिए। ये पहले विद्वान रहे, D.D. कोसंबी के बारे में बोल रहे हैं, पहले विद्वान रहे जिन्होंने जनजातियों और वर्गों की प्रक्रियाओं की दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास की अवस्थाओं का सर्वेक्षण किया। हो गया? यस सर। जी सर। ठीक है, चलिए। आपकी आलोचना बैशम सहित अनेक विद्वानों ने की है, लेकिन आपकी पुस्तक का उपयोग फिर भी व्यापक रूप से होता रहा। पिछले 25 वर्षों के बीच प्राचीन भारत पर काम करने वाले विद्वानों की कार्यप्रणालियों और दिशा निर्धारणों में महान परिवर्तन हुआ।
ठीक है, महान परिवर्तन हुआ। वह अब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देते हैं और उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने का क्या है, प्रयास करते हैं। वे, याद रखना, वे मूल ग्रंथों के भीतरी स्थिरीकरण को देखते हैं, उनके पारंपरिक स्वरूप को पुरातात्विक और निर्वैज्ञानिक साक्ष्यों से मिलाते हैं। ये सभी ऐतिहासिक अध्ययन के शुभ लक्षण हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लेखक धर्म की भूमिका को अधिक महत्व देने लगे हैं, ऐसा समझने लगे हैं कि जो कुछ भी अच्छे हैं उन सभी का उद्भव भारत में हुआ है। पश्चिम के लेखक तो अब इस बात पर जोर नहीं देते कि सभी अच्छी वस्तुएं भारत में बाहर से आई, लेकिन उनमें कुछ लोग मानते हैं कि धार्मिक धारणाएं, कर्मकांड, जाति बंधुत्व, रूढ़ि, ये ही भारतीय इतिहास की मुख्य शक्तियां हैं। अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि पश्चिमी लेखकों द्वारा भारतीय इतिहास की मुख्य शक्ति किसे माना जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन दे दिया जाएगा, धार्मिक धारणाएं, कर्मकांड, जाति बंधुत्व, रूढ़ि। तो ये तो सभी के सभी है ना। फिर इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता था, आपको ऑप्शन सही चूज करना पड़ेगा। वे तरह तरह के विभाजनकारी तत्वों को उछालते हैं जो गतिरोध का कारण पैदा करते हैं। वे समाज की स्थिरता, निरंतरता की समस्या को गौर से देखते हैं। लगता है कि वे अनोखे और पुरातन तत्वों में रस लेते हैं, चाहते हैं कि वो तत्व यूं ही बने रहें। इस तरह की दृष्टि का तो यही आशय होता है कि भारतीय समाज ना बदला जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि विकास की दौड़ में पिछड़ा रहना भारतीय चरित्र का अभिन्न अंग है। इनका यह भी मानना है। ये इसी तरीके से भारतीय इतिहास को बताते हैं। इस प्रकार अंध देशभक्त और परिमार्जित उपनिवेशवादी दोनों ही अतीत के अध्ययन का प्रयोग भारत की प्रगति रोकने के लिए करते हैं। अतः यह परमावश्यक है कि प्राचीन भारत को संतुलित और वस्तुनिष्ठ ढंग से देखा जाए। ठीक ना। यहां तक में क्या समस्या आई आपको, आप में से किसी को भी? जैसे बोलिए ना भाई, कोई समस्या आई है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। सर वो वर्ड समझ नहीं आ रहा, हार्ड है सर, इसका वर्ड बहुत हार्ड है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन में रुचि लेने के कारणों के संदर्भ में सही कथन बताइए। सुना आपने? अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन में रुचि लेने के प्रमुख कारण क्या क्या रहे हैं, सही कथन बताइए। पहला स्टेटमेंट, भारतीय लोगों के रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। दूसरा है भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। बताओ। दोनों सही है ना। चलिए, वेरी गुड। और इसके साथ साथ क्या क्या ध्यान रखना होगा? भारत पर शासन अपना स्थापित करने के लिए, भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूती प्रदान करने के लिए, है ना। ये सब भी रहे हैं इसके मूल कारण, आपको ये भी पता रहना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है, जर्मन विद्वान एफ मैक्स मुलर ने सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईयर सीरीज में भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। नोट करवाए ना, लिखवाए हैं, लिखे हैं आप लोग ना, उसको देख लेना। यस सर, लिखे हैं। हाँ सर। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप यह बताया कि भारतीय समाज अलौकिक और वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित था। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से हुआ था। तो बताइए इसमें कौन कौन सा सही होगा? सर दूसरा गलत है, वैज्ञानिक की बात नहीं होगी। पहला तीसरा सही है। पहला तीसरा सही है सर, दूसरा गलत। जी सर। बताओ। जी सर, दूसरा गलत है सर, उसमें परलौकिक की बात हुई लेकिन सर वैज्ञानिक को आधारित नहीं है। अलौकिक सही है। अलौकिक है सर। ठीक है। और अनन्या, फलक, गुड़िया? दूसरा गलत है सर। तीसरा। ठीक है। मीनू और मसरूफा? जी सर, दूसरा गलत। सर दूसरा गलत। वेरी गुड और धन्यवाद, इतना ध्यान से तुम लोग सुनी हो कम से कम। ठीक है, चलिए ध्यान रखना भैया। अब एक चीज और याद रखना, ये जो सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज है, इसके बारे में हमने क्या क्या बताया है। इसमें करीब 50 किताबें हैं ना,
जी सर, और चीनी ईरानी ग्रंथ भी शामिल है। चीनी ईरानी ग्रंथ भी इसमें शामिल है, लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय ग्रंथ हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना, भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, सर विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। देख लो, हमने कहीं लिखवाया है। सर दोनों दोनों उल्टा कर दिया है। दोनों उल्टा है। दोनों गलत है। दोनों गलत है सर। भगवत गीता अभिज्ञान शकुंतलम की भगवत गीता विलियम किन्स ने की थी और अभिज्ञान शकुंतलम की सर विलियम जोन्स ने किया था अनुवाद। हाँ, एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, है ना। मीनू, जी सर। अनन्या, गुड़िया नहीं है क्या, खुशबू, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं। सही हो जाएगा जब ऊपर नीचे बदल देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो ऐसे बता दो। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। बहुत बढ़िया, चलो ये भी याद हो गया। 1904 में, नहीं, हाँ ठीक है, हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था? मैक्स मूलर, स्मिथ, राजेंद्र लाल मित्र, विल्किंस। स्मिथ, है ना, बोलो भैया, किसका नाम रहेगा, मैक्स मूलर कि स्मिथ या मित्र का? स्मिथ का। स्मिथ। सुव्यवस्थित। देखो ना, नोट करवाए हैं सर। स्मिथ कर दीजिए। आर्थर स्मिथ है। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था? यही सर है, B.A. स्मिथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन करने के कारणों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है, ठीक है। भारतीय विद्वानों ने भारतीय इतिहास का अध्ययन किया था, उसका प्रमुख कारण क्या रहा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास की छवि धूमिल करने के विरोध में इन्होंने भारतीय इतिहास का अध्ययन किया। दूसरा है, भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करने, समाज को सुधारने के लिए किया। तीसरा, लोगों को स्वराज प्राप्ति हेतु प्रेरित करने के लिए किया था। देख लो, कहीं लिखवाए हैं सर, तीनों सही है। सपना तो आपको मिला? सर पहला दूसरा मिल गया सर, तीसरा स्वराज प्राप्ति वाला नहीं लिखे सर। पहला सर मैंने भी नहीं लिखवाए हैं भाई, छवि धूमिल का उसके स्वराज प्राप्त करने का जी। अरे ये देखो ना, अरे रुको, तुम लोग ऐसे करोगे क्या, ये गलत बात है। हम इतना चिल्ला चिल्ला के समझाते हैं, बोलते हैं, और फिर बाद में आप लोग उसका बंटाधार करवा देते हैं, है सारा। ये लाइनें उससे समाज को सुधारने में और इससे भी बढ़कर स्वराज प्राप्त करने में सहारा मिला। ये कौन इतिहासकार के हैं सर? हम उसमें छोड़ दिए सर। ये देखो यहाँ पे देखो, पुनर्निर्माण किया जाए, प्राचीन इतिहास का ऐसा पुनर्निर्माण किया जाए जिससे समाज को सुधारा जाए और साथ ही बढ़कर स्वराज प्राप्त करने में सहारा भी मिल सके, है ना। ये लिखवाए नहीं है? ये सर लिखवाए हैं जी सर, आप लिखवाए हैं, हम नहीं लिखे हैं सर। जी सर। हाँ, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए अब ऐसे ही करेंगे, रोज चैप्टर दे देंगे, चैप्टर आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ेंगे, फिर चैप्टर जब पढ़ा देंगे तो उसका हम टेस्ट भी करवा देंगे तुरंत का तुरंत, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास लेखकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ध्यान से सुनना, भारतीय इतिहास लेखकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अभी हमने इन सब के बारे में भी लिखवाया आपको, जो नहीं लिखे होंगे उनको वो हमें बता देंगे, वो फिर से लिखवा देंगे हम उससे। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, R.G. भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का पुनर्निर्माण किया था, पहला स्टेटमेंट। देख लो, खोजना शुरू करो। दूसरा, हेमचंद्र राय चौधरी ने महाभारत काल से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। दूसरा, लिखवाए नहीं है, बताए थे। तीसरा, V.A. स्मिथ ने प्राचीन भारत के गणराज्यों के अस्तित्व के बारे में बताया था।
बताइए कौन कौन सा सही है? सर सर तीसरा गलत है, सिकंदर का बताया था वी स्मिथ ने। मीनू? जी सर, 2 सही है। तीसरा गलत है सर। तीसरा गलत है सर। तीसरा गलत है? जी सर। महनाज? हाँ सर, सिकंदर के बारे में बताया गया था। अरे तो चलिए अगला प्रश्न देख लें। भारतीय इतिहास के लेखकों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला स्टेटमेंट है पांडुरंग वामन काणे के कीर्ति स्तंभ, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। देखो जहां लिखवाए हैं उसको खोजो। सही है सर। दूसरा देखो। सही है। ठीक है। दूसरा मीनू, मसरूफा, महनाज, अनन्या, जी सर। आवाज आते रहनी चाहिए सबकी, ठीक है। ओके सर। दूसरा है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने सम्राट अशोक पर लेखन कार्य किया। दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिएगा। जी सर, ये भी सही है। ठीक है। ये भी सही है। तीसरा, सही है सर। ठीक है, तीसरा ए एस अल्तेकर ने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया का लेखन किया। सर गलत है, ये नीलकंठ शास्त्री ने किया। सर नीलकंठ ने किया था। ठीक है। अगला है डीडी कौशाम्बी ने अपने लेखन में भारतीय समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास को प्रस्तुत किया था, है ना? सही है। ठीक है। सही है। तो सी वाला गलत है, नीलकंठ शास्त्री नाम हो जाएगा, है ना भाई? मीनू? ए नीलकंठ शास्त्री ने ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। हाँ, तो हमको ध्यान रखना, ठीक है। एक प्रश्न सारा निपट गया, ठीक है। ठीक है, फिर ये हो गया चैप्टर समाप्त, अपना टेस्ट भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से करवाएंगे और रोज एक चैप्टर ऐसे ही आप लोगों को भेजते रहेंगे हम, ठीक है। सर पहले से बोल देते तो होगा। हैं? पहले से बोल देते ना, यही रहेगा। क्या बच्चा? तो जाओ। जी सर। ठीक है, कुछ हम करेंगे, चिंता मत करिए।